या ES20 से स्टार्ट करेंगे। ये शुरू करना है, जस्ट एक मिनट। कोशिश कर रहा हूँ। जी ऑनलाइन से आवाज़ ठीक है, ये बाद आवाज़ चेक करेंगे। जी पेज नंबर सॉरी बताइएगा क्या था? पेज 198, बस वॉल्यूम 1। जी नंबर 1। ठीक है सर बेटा। नहीं कन्फ्यूजन, टू करें, कुछ आसान आसान से स्टार्ट हो रहा है। जी ठीक है जी सी। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को या क्या करना है या क्या करना है? नंबर 3 से। ठीक है बस, बस। ये पेज नंबर 189 सर। पेज 189 सर, वॉल्यूम 1। हाँ, यस डाउन।
जी ऑन लाइसेंस ठीक ठीक है जी सर जी सर सी पेज नंबर प्लीज बेटा 189 वॉल्यूम 189 ही है ना 198 सॉरी आपको मिल गया जी ऑप्शन नहीं डी कहें फिर भी समझ आता लेकिन सी कैसे नहीं जो सी कह रहे थे वैसे तो ना सी सही है ना डी सही है वो एक अलग बात है लेकिन नहीं जो सी कह रहे थे ये तो ज्यादा ही है कितने साल हो गए हैं? नहीं मतलब इस सवाल में कितने साल हो गए मतलब कितने साल बाद ग्रांट री पे हो रही है 3 साल बाद तो 5 लाख डेफर रह गया होगा अगर आप उस तरह सोच रहे हैं ठीक है लेकिन सर बात ये नहीं है आधी ग्रांट रीपे हो रही है तो इसमें क्या सोचना होता है जो रीपे हो रही है उसमें से कितना रह गया 100% रीपे नहीं हो रही याद आया कुछ प्लीज याद आया सर कितना रीपे हो रहा है 10 लाख या पूरा तो 10 लाख में से कितना इनकम बना होगा 750 और 10 लाख में से 2,50,000 डेफर रह गया होगा 3 साल बाद फुल रीपेमेंट नहीं है हाफ रीपेमेंट है तो कोई वर्ड समझ आ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ देखना ही होता है कि जो पे हो रहा है उसमें से कितना डेफर रह गया कहीं से ढूंढ लें या याद आ गया नहीं वो क्वेश्चन डीप सी मतलब नाम भी याद हो जाने चाहिए तो वैसे लेकिन आगे शार्क वगैरह भी है ऐसा ठीक है जी G4 स्पीड अप होते हैं बस ये नहीं यार रिवाइज कर लिया था या नहीं क्या ढूंढना है आपने ट्रू ढूंढना लगा लें 10 मिनट और सॉरी 10 सेकेंड 10 मिनट जी शुरू करें ये सही है गलत है सही है गलत है क्या गलती है मस्ट नहीं है अभी तो आपने बताया ऊपर डेफर भी हो सकता है तो कंपलसरी तो नहीं है कि कैरिंग अमाउंट में से लेस किया जाए बी सही है गलत है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट ठीक है सर सी सी बिल्कुल सही है सर याद है गवर्नमेंट असिस्टेंस ही है गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में से एक्सक्लूडेड है डी में क्या मसला अभी आपने ऊपर की एग्जांपल ये नंबर 3 की है अगर रीपेमेंट होगी तो क्या प्रायर ईयर एडजस्टमेंट है या जिस पीरियड में है उसी पीरियड में एडजस्टमेंट पिछले सालों में तो कुछ नहीं किया हमने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है या एरर है नहीं अगर सोचना चाहें तो चेंज इन एस्टीमेट की तरह करंट ईयर में एडजस्टमेंट है पिछले 3 सालों में जो इनकम बन चुकी थी वो बन चुकी थी और जो रह गया था हमने उसकी बेस पर डिसीजन लिया प्रोस्पेक्टिवली लिया है या रेट्रोस्पेक्टिवली लिया है तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट तो नहीं है जिस पीरियड में रीपेमेंट होती है उस पीरियड में वर्किंग करते हैं ये बहरहाल सी याद आ गया
फ्री गवर्नमेंट फ्री मार्केटिंग एडवाइस क्या है क्या नहीं है? गवर्नमेंट असिस्टेंस है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। इसका डिस्क्लोजर है, पहले डिस्क्लोजर है, ये भी अब मैंने ही बताना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ ठीक है? ये बैठा है, ये आवाज़ ज़रा एक दफ़ा फाइनल कर दो। चले 5 में 6 में चला। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ पार्टिसिपेशन रखें। जी सर। जी सर। जी सर। ऑप्शन क्या कर रहे हैं अभी? जी सर। कुछ कर रहे हैं जो मुझे नहीं बता रहे। जी सर। जी सर। ऑप्शन ई। साइलेंट ऑप्शन। जी सर। नहीं बताना? यानी इतराज़ सर? ऑप्शन डी है सर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो जिस बेस पे डेप्रिसिएशन है उस बेस पे इनकम नहीं बनाएंगे। नहीं यानी कन्फ्यूजन, नहीं कन्फ्यूजन तो होनी चाहिए वैसे। जरा बुक ढूंढे जरा। मुझे कहा जा रहा है इस केस में तो एक टेबल बनता है।
ये IS-20 के जहाँ डीप से थी उससे थोड़ा सा आगे था। अदील, मेरे कहा जा रहा है कि इस केस में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर हो तो फिर तो टेबल बनता है। किसी को पता है? लेकिन वो भी देखें, ये भी देखें और बताएं मैंने यहाँ टेबल क्यों नहीं बनाया। पेज नंबर कौन सा? 144। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, क्या डिसाइड हुआ था सर? डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट करें, डेप्रिसिएशंस का टोटल करें, और जिस प्रपोर्शन से डेप्रिसिएशन ईयर वाइज है उस प्रपोर्शन से गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम बनाएं। ऐसे ही है सर? क्यों कहा था ऐसे, पहले तो ये बताएं। एसेट खत्म नहीं होता है, बात यही तो असल में है। एसेट जितना डेप्रिशिएट होना है वो तो हो जाएगा, लेकिन एंड में WDV रेजिडुअल वैल्यू के बराबर बच जाएगी। लेकिन अगर वही रेट हम ग्रांट पे भी लगा देंगे तो ग्रांट पूरी इनकम नहीं बनेगी। एसेट सही डेप्रिशिएट हो जाएगा रेट से, क्योंकि रेट कैलकुलेट करते हुए रेजिडुअल वैल्यू बीच में कंसिडर हो जाती है। लेकिन अगर उसी रेट को ग्रांट पे लगाएंगे तो ग्रांट पूरी सही इनकम नहीं बन सकेगी। ठीक है सर? तो टेबल बनाएं। अब बोर्ड पर जरा देखें, फिर यहाँ क्यों नहीं बना रहा अगर वहाँ बनाया तो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्लीज़, वहाँ रेजिडुअल वैल्यू है और यहाँ ज़ीरो है। यहाँ एसेट भी फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा इस रेट से, और देयरफॉर इनकम भी पूरी बन जाएगी। वहाँ 3 साल बाद एसेट किस वैल्यू के बराबर हो जाना था? रेजिडुअल वैल्यू। यहाँ भी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर ही होगा रेट से, लेकिन यहाँ रेजिडुअल वैल्यू ज़ीरो है, तो वहाँ ग्रांट भी पूरी इनकम बन जाएगी। ठीक है सर? एनी बडी सर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज क्वेश्चंस एंड दिस क्वेश्चन? वहाँ रेजिडुअल वैल्यू है, तो रेजिडुअल वैल्यू होने से जब रेट की कैलकुलेशन होती है तो रेट बस उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करता है जितनी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर WDV हो जाए। यहाँ क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू ज़ीरो है या निग्लिजिबल है, तो इसलिए जो रेट कैलकुलेट हुआ हुआ ये फुली डेप्रिशिएट करेगा एसेट को भी और हमारी ग्रांट को भी। ठीक है प्लीज़? तो मैंने जिस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी मैंने सिंपली बस वही मेथड ग्रांट पे भी लगा दिया है। लेकिन बहरहाल अगर यहाँ रेजिडुअल वैल्यू होती है एप्लीकेबल तो हम वही करते जो हमने वहाँ किया था। ओके है सर? अभी तो आपने रिवाइज़ किया, अगर खुदा ना खास्ता रिवाइज़ ना किया होता फिर क्या होता? क्वेश्चन नंबर 7 जाती है वैसे ही। ये तो सब बातें हैं आपकी तरफ से आनी चाहिए थी जो मैं अकेले लग रहा था। ये स्पीड अप हो जाए जरा। थोड़ा सोचने वाला दोबारा। पढ़ लें आप। आई प्रेस ब्रेक। सर अपनी अपनी वर्किंग करें, साथ वाले को मत वर्किंग करते हुए गौर से देखें सर, थक जाएगा बेचारा। तो मैंने एक चीज़ लिखी है।
जी सर, ये एंट्रीज लिख पाए, जब ये ग्रांट मिली तो एंट्री क्या करेंगे? कैश डेबिट कितने से सर? 1.5। जी। डेफर्ड ग्रांट इनकम, ग्रांट क्रेडिट वाई ना करें सर। फोर्थ लाइन पढ़े। मिला तो 1.5 है, टोटल कितना है? क्या ये रीजनेबली अश्योरेंस है कि हम बैलेंसिंग अमाउंट को भी कमा लेंगे? बाकी रिसीवेबल होगा सर, सारी मिल गई है। मिली कितनी है, इंशाल्लाह बाकी भी कमा लेंगे। ओके। एंड ऑफ ईयर 1 एंट्री करो। डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, कैसे कितने से? नहीं 1.5 क्यों, ग्रांट तो 3 मिलियन से डेफर्ड, अक्रूवल बेसिस है। 3 डिवाइडेड बाय 3, क्या 3 क्या डिवाइड बाय 3? 3 ग्रांट है, 3 साल है। जी सर। डेफर्ड ग्रांट के पूछ क्या रहा है, सवाल क्या है? लाइबिलिटी के साथ एक ब्रैकेट में नेट कह रहा है, अब गौर से मेरे वर्ड सुनो। आप बताएं लाइबिलिटी कितनी होगी? 2 कैसे सर? कैसे सर 2 कैसे सर? खुदा का नाम है, 3 - 1, 3 - 1, 3 इनकम में से 1 इनकम बन गई है, तो लाइबिलिटी तो 2 ही है, लेकिन रिसीवेबल भी 1.5 है, तो नेट अगर कह रहा है तो 0.5 लाइबिलिटी रह जाएगी। लिखें। हाँ। ये मेरी याद रहेगी क्लास में। जी सर, जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई? चले ये गलत होता ठीक है, अच्छा चलो अच्छा लगा, तो मिस्टेक भी तो ऐसी, लेकिन कोई ऐसी हो ना जिसमें कोई नए तरीके से बहस हो। चले नंबर 8 करें, अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले। उसी के रखना, फिर मुझे अभी याद करवानी है, मैंने देख लिया। जी सर। ये चेंज इन एस्टीमेट की तरह है, प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट। जी नंबर 9 स्पीड अप। जी सर, इसके अलावा वैसे कोई ऑप्शन है? नॉमिनल वैल्यू भी है, लेकिन वो यहाँ लिखा नहीं हुआ। 10। अच्छी एफर्ट होनी चाहिए। जी सर, अगर इसका भी आंसर सही नहीं आप बता रहे तो फिर इसका मतलब आपने प्रॉपर रिवाइज नहीं किया। जी ए ठीक है। क्या ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है, या IS-20 के मुताबिक गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है?
नाइदर डिस्क्लोजर नॉट डबल एंट्री। ठीक है सर। 11। 11 सर, आसान सा यार। Which of the following is not correct treatment of grant related to depreciable asset? Deferred income बनाया जा सकता है, डिडक्ट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट किया जा सकता है, इनकम फॉरन नहीं बनाया जा सकता। 12 सर। अदर इनकम बनाया जा सकता है, खर्चे में से लेस किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है सी। 13। 13 से फिर पता चल जाएगा कि आपकी रिवीजन कैसी जा रही है। याद है वैसे फॉरगिवेबल लोन, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रिवाइज करने का था, उसमें भी आया था ये बनी ईयर में, उसमें लेकिन आया था रीजनेबल एश्योरेंस है कि हम टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस मीट कर लेंगे। तो अगर रीजनेबल एश्योरेंस हो कि हम टर्म्स ऑफ फॉरगिवनेस को मीट कर लेंगे, फिर क्या होता है, फिर वो शुरू से ही गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट होती है, ऐसे ही। लेकिन अगर ये रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है तो फिलहाल क्या बनाएं। डन है सर। एक वर्किंग छोटी सी आ रही है, गलत ना कीजिए। जी सर। रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, और शायद एसेट में से नेट किया। रीपेमेंट होती है तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और जितनी कम्युलेटिवली डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है वो इमीडिएटली चार्ज हो जाएगी। कैरिंग अमाउंट 0.5 मिलियन से बढ़ेगी और 0.1 मिलियन से कम भी होगी। 0.5 मिलियन की एंट्री बताएं। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट ये एक्यूमुलेटेड। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने से फिर एसेट की वैल्यू कम भी होगी। क्या ये दोनों काम साइमल्टेनियस होंगे, सेम डेट में होंगे? ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। डी एनी कंफ्यूजन? पूरे वर्ड्स क्या हैं, क्या एसेट की कैरिंग अमाउंट में इंक्रीज आएगा और इमीडिएटली सारी जो डेप्रिसिएशन पिछले सालों की है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ठीक है, चलें 15।
बिल्कुल सिंपल है, गलत ना कीजिएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। ये ठीक है सर। या क्या, या क्या? या इनकम बना लें या एक्सपेंस से डिडक्ट कर लें। इट इज़ द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ विच ग्रांट सर? जी आई 23 स्टार्ट हो रहा है। शुरू करें मन। जी बी डी मे बी कैपिटलाइज नहीं सर, मस्ट बी कैपिटलाइज। देर इज नो चॉइस। अगर क्वालिफाइंग एसेट है, अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज ही होना है। देर इज नो चॉइस। हाँ अगर फॉर एग्जांपल ए ना हो फिर तो आप डी टिक लगाते भी अच्छा लगता है। चॉइस है कि कैपिटलाइज कर लें या ना करें। अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज ही करना है। ये ठीक है। बी सी में क्या मसला? नॉन करंट एसेट वर्ड नहीं है। क्वालिफाइंग एसेट में इन्वेंट्री भी हो सकती है अगर उसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह भी हो सकती है। डन है। जी नंबर 4। जी सर। ये नहीं है। इन्वेस्ट लेस नहीं होती है अमाउंट। क्या ये कैपिटलाइजेशन के कमेंसमेंट से पहले की बात है सर? कैसे पता चला है? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले की बहस है। डन है सर। कौन सी दो तीन कंडीशंस मीट होनी चाहिए? बॉडी कॉस्ट इंकर हो रही हो, एक्सपेंडिचर्स इंकर हो रहे हैं और एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट शुरू हो गई हो। ठीक है सर। और अगर उससे पहले की या सीज के बाद की बोरिंग कॉस्ट है तो वो एक्सपेंस आउट ही होगी। और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी फिर प्रॉफिट लॉस में जाएगा। जी नहीं। इंटरेस्ट हो फाइनेंस चार्ज हो, ये तो एक ही चीज़ के दो नाम है। प्रिंसिपल भी कैपिटलाइज होता है। प्रिंसिपल भी बोरिंग कॉस्ट होती है। बोरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? लोन को। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, वो किसी भी नाम से हो, लेकिन इंटरेस्ट या अदर चार्जेस हैं। प्रिंसिपल तो लाइबिलिटी की अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में? और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ लाइबिलिटीज हो? उस पे जो इंटरेस्ट है या उसकी बैंक चार्जेस अगर है वो बोरिंग कॉस्ट है, उसका ट्रीटमेंट है। तो उसने कैपिटलाइज होना है, एक्सपेंस आउट होना। प्लीज ठीक है सी। नेक्स्ट नंबर 10। ना कर यार, ये गलत ना करें यार। When activities to prepare an asset for its sale or use are suspended, borrowing cost must be, इग्नोर तो नहीं यार, एक्सपेंस आउट। कैपिटलाइज या एक्सपेंस आउट, इग्नोर तो नहीं कर सकते यार। कैपिटलाइज करने की बजाय एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे।
जी 11 से सही ढूंढिएगा, अभी बात हो गई। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, नॉट अ कंडीशन, एक्सपेंडिचर इंकर हो रहे होने चाहिए, बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही हो, एक्टिविटीज टू प्रिपेयर हो रही होनी चाहिए, रीपेमेंट बोरिंग हैज कमेंस की कोई बहस नहीं है। 12 का जी सर। डोंट नो। जी सर। बी फाइनल है यार, अभी फर्नीचर तो इंस्टॉल होना है, मेन बना रहे थे ऑफिस बिल्डिंग, तो वो तो कंप्लीट है ना। बोरिंग कॉस्ट सीज व्हेन द एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट। हाँ अवेलेबल फॉर यूज शायद, बल्कि अवेलेबल फॉर यूज भी होगी क्या ख्याल। फर्नीचर अगर इंस्टॉल करना रह गया तो क्या बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज है? एनी कन्फ्यूजन? 13 से थोड़ा सा ट्राई करें जरा, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कौन से क्वालिफाइंग एसेट्स हैं पहले ये बताएं। नहीं मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, दिस इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री भी हो सकती है, लेकिन मैस प्रोड्यूस का मतलब है कोई ऐसी इन्वेंट्री जो बल्क में बनती जा रही है, और फिर इसका मीनिंग ये है कि उससे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड नहीं लग रहा। तो मेड टू इन्वेंट्री क्वालिफाई, मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है अगर उसे सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है, लेकिन जो मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री है, मतलब बल्क में चीज़ें बन के निकलती जा रही हैं, उनका क्वालिफाइंग एसेट बनने का कोई खास चांस नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ए और सी में? एक है कि किसी के ऑर्डर की वजह से हम इन्वेंट्री बना रहे हैं, और एक है कि मुसलसल बनती जा रही है। तो बहरहाल ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सी हमेशा क्वालिफाइंग एसेट बन जाए, डिपेंड, बात वही है कि अगर सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लग रहा है। ठीक है, 14 से जी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट हो सकती है अगर डेफिनेटली मैच प्रोड्यूस नहीं है तो। जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सी भी तो हो सकता है, जो ऑलरेडी कंप्लीट है उससे वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ठीक है सर, बनी बनाई गाड़ी ली है, बना बनाया घर लिया है, बिल्डिंग ली है, ऑलरेडी बनी बनाई है, अवेलेबल फॉर यूज़ है, तो क्वालिफाइंग एसेट एसेट ही नहीं है। ठीक है सर। 15 सर, इस तरह के गलत ना हो ये जो अब आ रहे हैं थोड़े से। एग्जैक्ट वर्ड स्टैंडर्ड के ढूंढा जरा, अगर ऐसे नहीं याद आ रहा, बुक खोलें जरा। हाँ जी, नहीं बी नहीं, ड्यूरिंग टेम्पररी डिले विच इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसेट रेडी for its intended use or sale during extended periods in which active development of qualifying asset is। जरा पढ़ें जरा एक मिनट।
नहीं, ये जो बी पढ़ रहे हैं आप, इसमें उसने क्या पूछा क्या? एक सेकंड जरा बगैर बुक के उधर जो लोग बी कह रहे हैं, ड्यूरिंग अ टेम्परेरी डिले इट इज नेसेसरी पार्ट। इस टेम्परेरी डिले में तो कैपिटलाइजेशन होती है। पूरा सेंटेंस ढूंढा जरा, पेज नंबर बता। पेज नंबर 66 सस्पेंशन ढूंढा बेटा, सस्पेंशन सस्पेंशन। जी बोलिएगा, देखा जरा। हाँ जी, इससे अगली लाइन। हाँ जी, यहाँ से इन एज 23 स्टेट्स। हाँ जी, वो तो आप अगर बी कह रहे हो तो आप अनलेस में कह रहे हैं। उस अनलेस वाली सिचुएशन में तो वैसे ही बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, चाहे काम रुक भी जाए। ठीक है सर। और ए भी कहा जा रहा है मुझे, वो तो सीज वाली लाइन है। क्या ए में सस्पेंड होगा या सी सीज? बी में, बी में तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। काम रुक जाने के बावजूद कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है सर। सी ओके है सर? एनी कन्फ्यूजन? पूरे तरह वर्ड दोबारा एक दफ़ा बोल लें देख के। Entity shall suspend capitalization of the borrowing cost in extended time periods during which in which active development of the asset is suspended unless unless से यहाँ क्या आगे चलेगा? अनलेस अगर अगर टेम्परेरी डिले इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है तो फिर तो कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है सर, ये बड़ा ऑनलाइन ठीक है। सी 15 सी 16 सर। आप किसे है? खेल वाला ये पीछे है? चलो अल्लाह रहम करे। ये मुसब जरा पानी लेके जा रहे हैं। हाँ तो कोई अपना, हाँ, अपना फर्ज तो अदा करना। अपना अच्छा दुआ करो, चल बैठ। हाँ जी सर, इजी है यार। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह करके गैस लगाएं। वैसे तो बुझाती है कि नहीं हो रहा था। ये सर डी और ए के अलावा ये बात है। बिस्मिल्लाह करके गैस तो करें यार, क्या होगी भाईजान? ये होगा सब कह रहे हैं। चलो ठीक है, कम से कम हिम्मत तो करना। नहीं, ए के अलावा तो कुछ भी नहीं है। बी सही है, क्या मसला? नहीं सर, ये ऑलवेज का तो वर्ड नहीं है। कैपिटलाइजेशन कमेंस एज सुन एज एक्सपेंडिचर, ये सिर्फ एक्सपेंडिचर तो नहीं है, बोरिंग कॉस्ट भी इंकर हो रही है उनकी। सी ऑलवेज कॉन्टिन्यूज अनलेस अनटिल, सस्पेंशन हो सकती है बीच में, ऑलवेज ज़रूरी तो नहीं है। और आखिर में कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंस, बोरिंग कॉस्ट अगर इंकर हो रही है लेकिन एक्सपेंडिचर ही नहीं हो रहे, जाने दें यार। ए सही है। If funds are arranged from entities various general borrowing, the amount to be capitalized is based on the weighted average cost of the borrowing। सही नहीं है? जनरल बोरिंग्स में क्या होता है? वेटेड एवरेज रेट ही क्या होता है, उसी की बेस पे वर्किंग होती है।
तीनों बी सी डी में क्या प्रॉब्लम है? ऑलवेज 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 17 से। एक छोटी सी वर्किंग है, गलत ना कीजिएगा। जी सर। इसमें फिर वही मिस्टेक हुई है जो बचपन से हो रही है। वर्किंग कर ली है? क्या कर रहे हैं अभी? यही बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को था। जी सर। स्पेसिफिक लोन है जर्नल है? ये पता चल गया कैसे? फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्पेसिफिक में क्या करते हैं? लोन पे इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं या एक्सपेंडिचर्स पे? जी ठीक है, लोन पे। ये 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 9% मल्टीप्लाइड बाय सर 7 जो कह रहे हैं ज्यादा कर रहे हैं। कब से एक्सपेंडिचर स्टार्ट हुआ है? कब, बल्कि कब से लोन लिया है? लोन तो जनवरी में लिया है। एक्सपेंडिचर कब शुरू हुआ है? 1 मार्च। कंस्ट्रक्शन तो कह रहा है वो स्टार्ट हुई है, लेकिन एक्सपेंडिचर असूलन तो जिस वक्त कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए तो खर्चे शुरू हो जाने चाहिए। लेकिन पहले खर्चे की अमाउंट डेट क्या है? ये बुलान ढूंढे जरा। ये तो बचपन में मिस्टेक हुई थी। बचपन ऑफ IS-23। कुछ हुआ मुझे? कैसे? घर घर को घर में लगी? पीछे पेट्रोल पंप भी उसमें लगी है, तो उससे पेट्रोल पंप में आ गई? नहीं तो वो तो ज़्यादा खतरा तो पेट्रोल पंप की वजह से भी है। जी सर बुलान। IS-23 के एंड में ज़रा ढूंढे, एक क्वेश्चन होगा ऊपर नीचे 2 सवाल। चैप्टर के एंड में टेस्ट टेस्ट टाइप क्वेश्चन होगा। 88 कहा जा रहा है जी, इसमें पढ़े ज़रा ऊपर टेबल।
अब अभी की बात है। जी सर, देखें ज़रा, बताएं कमेंसमेंट डेट क्या है इस सवाल में। नहीं, इसमें वही मसला, एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग डेट क्या है? 1 फरवरी है। ठीक है सर। हाँ, मेजोरिटी सवाल ऐसे ही हैं जिसमें जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही होती है उस दिन पहला खर्चा भी हो जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शन थी इसमें। ठीक है। असल में कमेंसमेंट का क्राइटेरिया क्या है? बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है और एक्सपेंडिचर हो रहे हो, तो नॉर्मली तो यही एक्सपेक्टेड होगा कि जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डेट लिखी हुई है तो फिर 1 मार्च है, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, लिखने से ज़रा बुलान, पेज 88। ठीक है सर। कब से कब तक सर? मार्च टू अगस्त। ये कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम भी बनती है। ये 0.9 मिलियन तो ये हो जाएगा ना। इन्वेस्टमेंट इनकम बनवाएं, कैसे बनेगी? सरप्लस फंड्स कितने, किस दिन कितने? 1 मार्च को 12 बचेंगे, कितने महीनों के लिए? मार्च, अप्रैल, मई, जून पे क्यों रुक रहे हैं? 1 जुलाई को बाकी 12 मिलियन भी पे हो रहा है। ओके है सर? 0.66 शायद ये हो जाएगा। एनी कन्फ्यूजन है? 12 रिवाइज हो गया जी, लास्ट करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग क्लियर? जी 18। जी सर। ऑप्शन। जी सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स। दो नौजवान इकट्ठे फैसला कर रहे हैं, अल्लाह करे पेपर में भी साथ साथ बैठे हों। ग्रुप स्टडी तो ठीक है, लेकिन ग्रुप पेपर अलाउड तो नहीं है मेरा ख्याल। अपना अपना फैसला करें सर। जी सर। जी। नंबर 1 सही लिखा हुआ। जनरल बोरिंग से रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो उसकी अमाउंट कहाँ ही क्यों जानी है? प्रॉफिट एंड लॉस में जानी है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जनरल बोरिंग के जो सरप्लस पैसे हैं वो क्वालिफाइंग एसेट ही के लिए हैं। वो तो सिर्फ स्पेसिफिक बोरिंग में लेस होता है। जी, दूसरे पॉइंट में क्या मसला? ऑलवेज का मसला है सर, देयर फॉर 1.1 ही सिर्फ ठीक है। एनी कन्फ्यूजन है? चले आगे। IS 40 ढूंढे नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे। घड़ियाँ देखने से पहले ज़रा क्लास का स्टार्टिंग टाइम भी ज़रा जहन में रखिएगा। वैसे भी सॉरी, मेरी वजह से आप ज़रा थोड़ा लेट भी हुए हैं। जी, पेज नंबर 205 करें जी शुरू। पेज नंबर 205। नेटवर्क इशू सर। जी शुरू कर दें। 205।
जी सर। या मेरे मौला डिस्पोजल आ गया। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली वर्किंग करें, बताएं। वो कल का मैसेज कर देना। कर दी? कर दें मैं मैसेज। जी सर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कॉस्ट मॉडल हो सकता है, अगर होगा तो IA-16 वाला ही है। जी सर। अगर कॉस्ट मॉडल है तो 3 साल बाद मेरे ख्याल डिस्पोजल है, तो कॉस्ट माइनस 3 साल की डेप्रिसिएशन 32.9 कैरिंग अमाउंट शायद बनेगी। सोल्ड फॉर है 40 मिलियन, तो 7.1 मिलियन गेन बनेगा। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो 31 दिसंबर 2015 वाले दिन ये प्रॉपर्टी 42 मिलियन पे आ गई होगी, और फिर अगले दिन बेचा है, वही कैरिंग अमाउंट होगी, और 40 पे बेचा 2 मिलियन, फिर लॉस बनता हो। बात बन जाएगी सर? एनी कन्फ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स नेक्स्ट करें अगर कर दिया। जी 1 हो गया जी। 1 1 1 1 का A ओके है। ये करें जी 2, सॉरी 2 ही है। कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 200 ही होगी, जाने दे, वो तो कॉस्ट है यार। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी सर, पक्की बात है सर। फेयर वैल्यू क्या है? तो 100 गेन है, और डेप्रिसिएशन 0 ओके है सर, ऑप्शन सी। जी चेंज इन यूज़ याद है? चेंज इन यूज़ याद है सर? ट्राई करें 3 नंबर 4 सॉरी।
ए सर, नहीं बेटा बी नहीं प्लीज। किस स्टैंडर्ड के मुताबिक हो रहा है ये? किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड में जा रहे हैं? तो आई एस 16 के मुताबिक रिवोल्यूशन करके निकलना है या आई एस 40 में जाकर रिवोल्यूशन करनी है? आई एस 16 के मुताबिक अगर रिवोल्यूशन करके जाएंगे तो सरप्लस अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में प्रेजेंट होगा या प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट होगा? वेन एवर बोल दें सर एक सेंटेंस है, डेबिट क्रेडिट इफेक्ट ऑन सरप्लस, ठीक है प्लीज। तो ये आई 16 के मुताबिक हुआ जी, ये पता है किसी को? एंट्री बोले जरा इसकी। नहीं सर, इसी की एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, तो ये आई 16 के मुताबिक है। फिर उसके बाद एसेट जाएगा आई एस 40 में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और एसेट क्रेडिट, सब्सिक्वेंटली फिर आई एस 40 लगेगा, ठीक है सर। सरप्लस ट्रांसफर चेंजेस इन इक्विटी में होगा, उसका ओसीए से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है, समझ आ गई? ये एनी कन्फ्यूजन? जी 6। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन लॉस सीधा कहाँ जाएगा? डन है सर, 7 सर। कुछ हिस्सा यूज में है, कुछ रेंट पे है, क्या करें? अलहदा अलहदा करें सर, अनलेस भी एक है जो यहाँ लिखा तो नहीं है, अनलेस नहीं सर, अलहदा अलहदा करें, अनलेस पोर्शंस अलहदा बेचे नहीं जा सकते यार, अलहदा अलहदा करें, जितना हिस्सा जिस स्टैंडर्ड के मुताबिक आ रहा है उसे अलहदा अलहदा करें। हाँ अगर पोर्शंस अलहदा सेल नहीं हो सकते फिर मेजोरिटी हिस्सा जिधर जा रहा है उधर ले जाए, ठीक है सर। 8। ना करें यार, पक्की बात है सर। आई एस 41 जरा जहन में लाएं, बायोलॉजिकल एसेट्स इनिशियली मैयर डेट, जाने दें यार, इनिशियली भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, सब्सिक्वेंटली भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, अनलेस कॉस्ट मॉडल अगर उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं, बाय डिफॉल्ट आई एस 41 में बायोलॉजिकल एसेट्स आर मेजर्ड एट इनिशियली भी और सब्सिक्वेंटली, वरना आई 16 हो, आई एस 40 हो, आई एस 38 हो, इनिशियली कॉस्ट ही है, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, नहीं यार जाने दें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनिशियली कैसे मेजर होती है? एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल है, और सब्सिक्वेंटली फिर आई एस 41 लगता ही नहीं है। तो आई एस 41 में चाहे बायोलॉजिकल एसेट्स हों चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, इनिशियली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल पे ही मेजरेबल है। हाँ बायोलॉजिकल एसेट्स में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है कि अगर फेयर वैल्यू नहीं पता तो कॉस्ट मॉडल यूज़ कर लें, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हवाले से तो आई एस 41 कहता है ये हो ही नहीं सकता कि फेयर वैल्यू ना मिले। पर लगता है बस यही रिवाइज करने वाला रहता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बताएं कौन सा आ गया, मुकाएं काम। 9 सर। कोशिश करते रहे, मुझे अंदाज़ा है कि सब कुछ यकीनन याद नहीं होता हर वक्त, लेकिन हमारा मकसद ही मिलने का ये है कि कुछ ना कुछ बातें फाइनली जहन में सेट हो जाए। जी सर 9। जी कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जा सकते हैं कब? एक बेस्ट ढूंढे, सी ठीक है मेरा ख्याल। अच्छा अगर जाना है तो लेकिन चले ये चेंज इन यूज़ हो रहा है,
पढ़ के बताएं, चेंज ही नहीं यूज़ है। IAS 40 में ही कॉस्ट से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल, सॉरी। ये 10 यही लास्ट लाइन। इतनी लास्ट नहीं, जो लास्ट बैठा है आप ही लास्ट है। प्लीज, ये तो यार जाने दें यार, ये तो खास तौर पर ढूंढे फर्स्ट पेज पे। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अगर एम्प्लॉयज को प्रॉपर्टी दी हुई है, चाहे रेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ठीक है प्लीज, इट इज सिंपली या प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट या IAS 16 या IAS 40। आई ओनर ऑक्यूपाइड है सर, बी है सर, बी है सर, सी भी तो है। सी क्या है सर? इन्वेंट्री। डी है सर, अगर अनडिटर्मिन्ड फ्यूचर यूज है फिलहाल, तो फिलहाल लैंड यही समझी जाएगी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए ही है। एनी कन्फ्यूजन सर? ठीक है सर, ये बेटा प्लीज बी डी ओके। चलो आगे, हम हिम्मत से। इधर एक मिनट शाम को बुलाइएगा जरा मुझे। जी सर, विच फॉल विद अंडर द डेफिनेशन ऑफ। जी सर, ये तो अभी दोबारा आ गया यार, सेम ही आ गया लगता है। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज एक वर्ड बस ध्यान में रखिएगा, सिंपली रेंट के लिए वर्ड होता है। ये एग्जैक्टली इसका मीनिंग तो CPR में है, लेकिन आपके लेवल पे ऑपरेटिंग लीज सिंपली मीन्स रेंट आउट हुई। सर ओके 13 सर। अगर नहीं है जहन में तो एक नज़र देख लें डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स का पेज नंबर बताएं। 158। कॉस्ट मॉडल के लेकिन ढूंढ रहे हैं इस वक्त आप। फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर होता है सर, फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर कंपलसरी है IAS 40 में अगर कॉस्ट मॉडल है, और ऑप्शनल है IAS 16 में। ठीक है, आज फिर ना आए, हम लेट हो जाएंगे तो आप ना आए। मुझ सबको बल्कि ये बताना नहीं, मतलब मुझ सबको करवा देना। जी सर, फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर की बात हो रही थी। तो कॉस्ट मॉडल अगर है तो IAS 40 में कंपलसरी डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर है या एंट्री है इसकी बेस पर? डिस्क्लोजर है शेयर होल्डर्स को कि इसकी फेयर वैल्यू क्या है, लेकिन अगर IAS 16 में देखा जाए तो ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल डिस्क्लोजर है। जी, डेप्रिसिएशन मेथड बताना होता है।
रिकन्सिलिएशन बनानी होती है सर, रेजिडुअल वैल्यू की बहस नहीं है सर। जी 14। ये भी ढूंढना ज़रा एक नज़र, थर्ड पेज होगा मेरा ख्याल। थर्ड पेज भी वैसे तो क्वेश्चंस में भी आया हुआ ये, लेकिन चलें, सेकंड होगा या सेकंड पेज होगा, IS 40 का सेकंड पेज। ढूंढने ज़रा, एक लिस्ट बनी हुई क्या चीज़ें कॉस्ट में इंक्लूड होनी है, कौन सी नहीं। कोई पेज बताइएगा जी। 153 का जा रहा है, देखें एक नज़र पर, कर दी। हुआ है कोई मसला? फाइव फाइव फाइव, ये पढ़ लिए सर? जरा एक लिस्ट बोल दें सर, कौन कौन सी चीज़ें कॉस्ट में शामिल हैं। लीगल फीस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस, और नीचे एक लिस्ट बनी हुई है जो शामिल नहीं है। ऑपरेटिंग लॉसेस, एडमन सेलिंग भी शायद होगा, अब नॉर्मल वेस्टेजेस। ठीक है, तो कौन सी टिक लग जाएगी फिगर? डी, ठीक है सर। जी सर, IS 36 शुरू हो, करने स्टार्ट जाए, कोई रिवाइज करना पहले। एज एन पेज नंबर बताएं, अगला ही है मेरा ख्याल, करें बिस्मिल्लाह। लेकिन ये मेजोरिटी आपको मिलेंगे पेज 7, 8, 9, 10, जब ज़रूरत पड़ेगी तो चले जाएगा। वैसे फ़िलहाल मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, वैसे इंडिविजुअल ट्राई करें, लेकिन ना मिले तो ज़रा प्लीज़ ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। जी, फेयरवेल लेस कॉस्ट टू सेल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। जी ऑप्शन, ढूंढे जी, पेज नंबर 8, 9 वगैरह मुझे बता दें कि मेरे ख्याल 9 है या 10 है। ये दो मेन जो पेजेस हैं, वैसे तो 4 हो जाएंगे। नहीं 6 पे नहीं है ये, मेरे ख्याल 9 का स्टार्ट है। नहीं सर, आगे आगे, इससे आगे, एक पेज आगे, ये मेन पेजेस हैं। ये कौन से पेजेस? 11, 12, 10, 11, 12, 13, बल्कि 12 मेरे 3 है। अगला तो क्वेश्चन शुरू हो रहा है शायद। हाँ जी, इसमें 12 के शुरू में देखें। हाँ जी, लेकिन 12 के स्टार्ट में पढ़े ऊपर, अगर फिर भी लेस कॉस्ट टू सेल ना हो तो वैल्यू यूज इज अ रिकवरेबल अमाउंट। ये थर्ड पॉइंट है शुरू पर, 12, 13, वो जिसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट कैलकुलेट क्या, ये वही है ना? कहाँ, कौन सा पेज है ये? हाँ जी, पेज 13 का स्टार्ट ना, फर्स्ट कैलकुलेट। और अगर ये किससे ज़्यादा हो तो फिर वैल्यू यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा ना हो तो फिर वैल्यू यूज़ भी कैलकुलेट करेंगे और हायर लेंगे। तीसरा पॉइंट देखें, देन कैलकुलेट द वैल्यू यूज़, और फिर वही रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी, है ना? आगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इंडिकेशन दैट एन एसेट मे बी इम्पेयर्ड? जी सर, ढूंढना। नहीं याद आ रहा तो ये भी वही है, एक दो पेज पीछे, 11। जी सर, डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट नहीं है?
इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट है, बी नहीं है, बी सर इंडिकेशन है, ये तो इंक्रीज लिखा हुआ है सर, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू इज इंडिकेशन या डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, डी सर डैमेज कॉस्ट मिलेगा सर वहीं कहीं, और मैनेजमेंट टेंशन टू रीऑर्गेनाइज भी आपको वहीं कहीं मिलेगा। हाँ जी, फिलहाल यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ उसने इंटरनल एक्सटर्नल नहीं पूछा, सिंपली बस ये पूछा कि कौन सी इंडिकेशन है या नहीं है। बी सी डी ओके, सी डी ओके है सर, 3 करें सर। जी सर। हम्म, जी सर, डी क्यों नहीं है? हाँ जी, मोर देन होनी चाहिए, मोर, कैरिंग अमाउंट मोर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन तो इंडिकेशन है, ये बिलो लिखा हुआ है। क्या ए बी सी सही है सर? अनएक्सपेक्टेड फॉल भी है, एडवर्स चेंजेस भी है, सिग्निफिकेंट चेंज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी है, मिल गया है सर। डी क्यों नहीं है सर? बिलो लिखा हुआ ना ये, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स इज हायर देन इंडिकेशन, हायर देन इंडिकेशन है, ये लोअर देन इंडिकेशन है सर। और करें सर, एक वर्किंग है थोड़ी जल्दी से करें। जी ऑन स्टूडेंट्स। ये तरह जी सर। जी ये तो शाम सब जाता है। जी सर। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट?
व्हाट इज कैरिंग अमाउंट सर? व्हाट इज फेयर वैल्यू सर? बेचने की प्राइस या नया खरीदने की प्राइस? यार ये तो बता दें यार। तो बेचने की प्राइस क्या है? लेकिन क्या बेचने पे कोई खर्चा भी है? उखाड़ने का खर्चा। तो 43 ठीक है। वैल्यू यूज ढूंढना, हायर ढूंढना है, डिफरेंस लेंगे। एनी कन्फ्यूजन है? 5 से। जी प्लीज। जी सर। जी ठीक है सर। वैसे भी ये पेज नंबर 11 तरह देखें। ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है कि किस पे नहीं है? ये स्टैंडर्ड किन चीज़ों पे एप्लीकेबल है? दो सवाल है मेरे। किन पे एप्लीकेबल है, किन पे नहीं है? पेज नंबर 6 भी देखें और 11 भी देखें। पेज नंबर 6 के स्टार्ट पे शायद लिखा हुआ है किन पे एप्लीकेबल है। आई 16 पे है, 38 पे है, 40 पे भी है अगर कॉस्ट मॉडल है। आगे है किन पे एप्लीकेबल नहीं है? IS2 पे नहीं है, ट्रेड रिसीबल्स पे नहीं है, IFRS 15 वही रिसीबल्स। और अगर IS40 में फेयर वैल्यू मॉडल है तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये पॉइंट डी तो इन्वेंट्री के रिलेटेड लिखा हो। ये ठीक है? ठीक है सर। जी सर। नंबर 6 अपने अपना ज़रा गैस करें इस पर। बिस्मिल्लाह पढ़ कर। जी सर, अपना अपना ज़रा बताएं, मैं आपका गैस देखना चाह रहा हूँ। ये गैस ही लगाना पड़ना, फिर मैं बताता हूँ। ये बी के अलावा, ए के अलावा, बी के अलावा, बी के अलावा, डी के अलावा, ए ही टिक लगाना सर। ये याद ही करना पड़ना। एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ लिखी हुई है एक्सक्लूडिंग वाली। ठीक है। ए ढूंढा, वैल्यू यूज का डेफिनेशन ढूंढा। ये पता है आपको? देखनी है तो पेज 6 पे देख लो, पेज 7 शायद। लेकिन वैसे है ही एक जो हो सकती है यार। प्लीज ऑप्शन डिस्काउंटेड प्रेजेंट वेरी फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम यूज ऑफ द एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल। देख लिया? चले अभी बात हुई है, 9 ट्राई करें जरा। अब जो आपको पता बस वही सोचिएगा।
एप्लीकेबल ढूंढ रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल ढूंढ रहे हैं? जी सर। डी के अलावा आपको कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाकी इन्वेंट्री का आपको पता है वो नहीं है, और फाइनेंशियल एसेट्स का आपको पता ही नहीं है, और एसेट साइड फॉर सेल भी आपकी बहस नहीं। तो आपके लेवल पे डी आंसर। ठीक है, ठीक है सर। जी 10। इम्पेयरमेंट ऑफ सराइज ईच ईयर, कंपलसरी नहीं है, आ भी सकता है, ज़रूरी नहीं है। जी .2 ठीक है। अगर क्या किससे ज़्यादा हो तो किसकी ज़रूरत नहीं है। जी इम्पेयरमेंट प्रॉफिट लॉस में जाती है, सवाए इसके के कोई सरप्लस पिछला पड़ा हो किसी एसेट का तो उसे डेट ऑफ किया जा सकता है। ऑप्शन डी ओके सर। 11 देखिए सर। ये बता दीजिएगा यार, हायर ऑफ सर या लोअर ऑफ सर, किस किस का सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सर, एंड वैल्यू यूज 13 सर। अब एक्सटर्नल ढूंढने हैं, अब यहाँ से ज़रा थोड़ा सा फाइनल कर लीजिएगा, इंटरनल भी हैं एक्सटर्नल भी हैं। मेरी सजेशन ज़रा बुक सामने रख के ज़रा रिवाइज भी करना। दो एक्सटर्नल ढूंढना। जी सर। एक्सटर्नल ढूंढना, ए डी है मेरा, ए डी नहीं है, ये और भी कोई है? नहीं ए भी है मेरा, ए डी फाइनल है सर, ए डी फाइनल है सर। 15 से। जी सर। हम्म। अगर आप ये सही नहीं बता रहे तो इसका मतलब अभी तैयारी ठीक नहीं है। जी वैल्यू यूज़ की कैलकुलेशन, फ्यूचर कैश फ्लोज की कैलकुलेशन करते हुए कैश फ्लोज फ्रॉम डिस्पोजल कंसिडर करते हैं सर? कंसिडर करते हैं सर। कैश फ्रॉम फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स, मेंटेनेंस का खर्चा, इनकम टैक्स भी कंसिडर करते हैं। इंटरेस्ट और टैक्स के बगैर वर्किंग है ये, बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है, जेन में है, पेज नंबर 13 का एंड में है, कैश फ्लोज टू बी एक्सक्लूडेड, कैश फ्लोज टू बी एक्सक्लूडेड।
मिल जाएगा प्लीज। चले आगे, चले आगे। G21। जी ऑन स्टूडेंट्स प्लीज। किस पे कवर्ड है सर? कॉस्ट पे कवर्ड है सर। 22 सर। नहीं सर, आप वो बात करें जिसका आपको पता है। सी सर, आपको सी का पता कि सी पे नहीं है। ठीक है, गुडविल पे है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, 21 ओके। क्या ढूंढना था 21 में? कवर्ड है 22 में, नॉट कवर्ड है। ओके, नहीं गुडविल पे किस तरह इंटेंजिबल एसेट है गुडविल? वो कैसे है, वो सीपीआर में है, लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट है, इतना तो पता है यार। लेकिन गुडविल, एक सेकंड, आई 38 से मिला है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो रिकॉर्ड ही नहीं होती। ये पता है वैसे, परचेज हो तो हो जाती है। परचेज आई भी आपके इन नहीं 38 में तो परचेज तो नहीं आई होगी मेरा ख्याल, क्योंकि अभी वो तो सीपीआर की बहस है। लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्वेश्चन में आई थी। राजी, पुराना बिजनेस, नया बिजनेस, गुडविल खरीदी थी उसने, तो परचेज गुडविल कैपिटलाइज हो सकती है। इंटरनली जनरेटेड में कॉस्ट का इशू आता है, लेकिन उसका फर्दर ट्रीटमेंट जो डिटेल है वो सीपीआर का पार्ट। लेकिन आपको वो ढूंढना चाहिए था जो आपको पता है। आपने वो सी छोड़ के अगर ए ढूंढा है, ये तो से आती है नहीं। जो पता है वो छोड़ दिया है, जो नहीं पता उसे टेक लगा लिया। G24। जी बाबर में बिल्कुल ठीक है जी, बाबर के नाम से क्वेश्चन था, बाबर राजी। ये वैल्यू यूज की सही डेफिनेशन ढूंढे, आपको पता तो है, उसने ऐसे पंगा लिए। थोड़ी देर पहले भी आप देख के हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस में से सही ढूंढा। अनडिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू? लेकिन सी या डी? फ्यूचर कैश फ्लोज या हिस्टोरिकल कैश फ्लोज? सी ठीक है सर। G25। ये सब पेज नंबर 13 सामने रख के ढूंढा। अच्छा, पूरा पेज 31 13 सॉरी कवर हो जाएगा। ढूंढ ढूंढ के बताना है, आप ढूंढने के आपने मुझे फाइनली ये बताना है कि कौन सा कवर्ड नहीं है। पेज 13 सामने रख के प्लीज। जी ए है।
बी है, वहीं कहीं है, सी भी कहीं है, डी एंड में नीचे लिस्ट है, उसके आखिर में लिखा हुआ फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग, आखिरी है, सेकंड लास्ट है, लास्ट ही है शायद, वो लिस्ट नहीं जो बनी हुई जिसमें नॉन कैश हेडिंग है जो कैश फ्लोज टू बी एक्सक्लूडेड में आखिरी। वैसे तो ये फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग I-37 CPR का पार्ट है, लेकिन इतना पता होना चाहिए। जी ठीक है जी, डी डी ठीक है सर, मिल गया डी, किसी का डी प्लीज मिल गया सर, लेकिन वो तो लिखा हुआ है, हम कह रहे हैं नहीं है, वो ऊपर हेडिंग है सारी नॉट एक्सक्लूडेड, जितनी लिस्ट बनी थी एक्सक्लूडेड है ये। ठीक है प्लीज जी। इससे पहले कि 26 आप करें, डिस्काउंट रेट्स भी एक प्री टैक्स होता है, प्रो टैक्स पोस्ट टैक्स होता है, प्री लेते हैं हम या पोस्ट लेते हैं? प्री पोस्ट क्या सारा ही रिवाइज करने वाला रहता है यार, एक दो सफ़े आगे जाए, बर्बरी ढूंढे, पेज 15 होगा, उसमें चौथा पांचवा पॉइंट देखें, छठा, प्री टैक्स भी है पोस्ट टैक्स भी है, सोचें क्या लिया होगा आपने, क्योंकि हमने कैश फ्लोज में टैक्स नहीं लेना, तो देयरफॉर डिस्काउंट रेट में भी टैक्स नहीं लेना। ठीक है, लेकिन ज़रा दोबारा पेज 13 सामने रखे पढ़े ज़रा, ये लंबी बहस और हुई है, ये आखिरी पैराग्राफ एक है, उसमें से ये भी ढूंढें कि प्री टैक्स लेना कौन सा है। कर लें आपके सामने ज़रा, सारा दोबारा रिवाइज हो जाएगा ये चीज़ें। आखिरी पैराग्राफ में है कहीं ये, बिल्कुल एंड में। हाँ जी, करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू मनी स्पेसिफिक टू द एसेट, एक लंबे से वर्ड्स हैं। वैसे तो न्यूमेरिकल करते हुए तो शायद प्री टैक्स सफिशिएंट है, लेकिन थ्योरेटिकली ये पूरी लाइन ढूंढे, अब जरा कहाँ है ये लाइन, 13 के एंड पे जो है ये ऑप्शन कौन सी बनेगी अब? जी ऑनलाइन स्टूडेंट साहब बता। जी सर, ए ओके सर, क्या डिफरेंस है ए और बी में? एंड में जाके डिफरेंस है मेरा ख्याल, बिल्कुल एंटिटीज कंपेटिटर नहीं स्पेसिफिक टू द एसेट की कोई बहस है, तो प्योरली रटा सा है। तो पेज 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बीच बीच में से चीज़ें पूछता रहता है, बल्कि पेज 13 मेरे ख्याल 10 से 9 11 12 13 6 11 13 10 13, चले 27 करें, मुका दें। ये ना गलत कर दीजिएगा सर, फ्लॉड है सर नहीं वो तो लेस कह रहा है, ये तो हायर हो तो फिर होता है सर, कैरिंग अमाउंट हायर नहीं होती, सेंटेंस उलट लिखा हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट लोअर होगी। ठीक है सर, 28 सर, अब ये इंटरनल एक्सटर्नल फाइनल कर दीजिएगा सर, ये तीन चार अब आएंगे, इसमें कभी इंटरनल पूछेगा कभी एक्सटर्नल, मेरी सजेशन यही है कि पेज 11 सामने रख के याद हो जाए। जी फॉलोइंग में से इंटरनल ढूंढना, इंटरनल बी है सर, 29 ढूंढना, एक्सटर्नल ढूंढना, सी ठीक है सर। जी 29 तक आगे 30th करें,
जी सर, बी ठीक है सर, बी ठीक है जी। 31 बेस्ट एफर्ट। हाँ जी, कॉस्ट डिसमेंटल आप देखते रहे हैं, ऑक्शनियर फीस जो बिकवाएगा, स्टैंडर्ड वेजेस फॉर एम्प्लॉयज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये तो कैरेज आउटवर्ड्स है। हमने क्या ढूंढना था, जो है या जो नहीं है? जी 32 अभी किया था थोड़ी देर पहले, आप गलत ना कीजिएगा। अगर फिर वैल्यूस कॉस्ट सेल नहीं पता तो क्या ही क्या है, वैल्यू यूज ही रिकवरेबल अमाउंट है। डन है। ये 37 में मैं खास तौर पर ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, इसकी वर्किंग ज़रा मुझे बतानी है आपने, आप कर पा रहे हैं नहीं? आंसर आंसर बताएं जरा सारे। जी बेटा ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। फोर्थ लाइन अप्रॉक्सीमेटली ढूंढना अपना। ये सारी किसी को याद आ रहा है, इसमें एन्यूटी लग सकता है। यही मैं ज़रा ये थोड़ा सा चेक करना चाह रहा था कि आपको ये बात थोड़ी सी याद है कि नहीं। एन्यूटी का फार्मूला याद है सर? कब लग जाता है? एक से ज़्यादा सेम अमाउंट्स हों, इन गैप भी सेम हो, एनुअल है तो एनुअल है। तो 3,50,000 पर एनम में कितने साल है? अगले 4 साल। तो डेफिनेटली अलग अलग भी वर्किंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन 4 होंगी फिर, -1 -2 -3 -4, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। अगर एक से ज़्यादा है, सेम अमाउंट्स हैं, तो आप फिर एन्यूटी का फार्मूला लगा सकते हैं। एक नज़र देख लें पेज नंबर 10, डिस्काउंटिंग का फार्मूला भी है, एन्यूटी का भी है। ठीक है सर, बाकी देख लें वर्किंग, ठीक है मेरी, अप्रॉक्सीमेटली भी बन रहा है। ओके है, चलें कर लें कंप्लीट, जिन्होंने कर लिया है। 2 रह गए, 3 रह गए जी। 37 का एनी एनी प्रॉब्लम?
37 in UT. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, 37 कंप्लीट करेंगे, 38, 40, 42 इकट्ठा डिस्कस करते हैं। यही 37 फाइनल है सर। 38 सर, इतनी चीज़ें याद होगी नहीं। मेंटेनिंग के खर्चे लेते हैं, कॉन्टिन्यूस यूज़ के, डिस्पोजल के, एनहांसिंग के, 40th का एक्सटर्नल ढूंढना। फोर्टी सर, इंक्रीज ओके सर। इंटरनल ढूंढे 242 में। जी सर, बीडी बीडी ठीक है। एनी कन्फ्यूजन जी? चलें सर, इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि ये जो हो गए हैं ये भी, इनको भी ज़रा रिवाइज करें, और साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को भी कुछ थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करेंगे। कल इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कंप्लीट करना, I-16 भी जो रह गया। ठीक है प्लीज़, चलो जी इंशाल्लाह कल अपने, लेकिन नॉर्मल टाइम 1:45 ही ज़हन में रखना। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने क्वेश्चंस रिवाइज करने को कहते हो गए, बनीयर वगैरह वगैरह। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। जान में जान आई अचानक।
इसको बंद भी करना था भाई।